नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया संकल्प में। तो आज बात आधार की, आज बात आपकी पहचान की, आज बात आधार के फायदों की। We at DD National today focus on India's digital drive to enable every citizen of India to have a unique identification number. In short, we celebrate Aadhaar. आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। मेरा आधार मेरी पहचान। जी हाँ, आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है। इसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या छपी होती है जो भारत में कहीं भी आपकी पहचान और पते का प्रमाण है। भारतीय निवासी आधार के लिए केवल एक बार अपना नामांकन करवा सकते हैं, जो कि निशुल्क होता है। आधार कार्ड को ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है और आधार कार्ड की डिटेल्स को किसी से भी शेयर न करने की हिदायत भी दी जा चुकी है। आने वाले समय में आधार कार्ड हर नागरिक के लिए न केवल जरूरी हो जाएगा, बल्कि बहुत ही सरकारी सुविधाएं भी इसके बिना उपयोग में नहीं ली जा सकेंगी। आधार कार्ड के बिना भारत सरकार ने घरेलू गैस पर आम जनता को जो सब्सिडी दी हुई है, उसे आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है। यदि आपके पास कार्ड नहीं है तो आप घरेलू गैस सिलेंडर के लिए सब्सिडी नहीं ले पाएंगे। वहीं पासपोर्ट बनवाने के लिए भी आधार कार्ड का होना आवश्यक कर दिया गया है, जिसका इस्तेमाल KVIC की तरह लिया जा रहा है। आधार कार्ड बनवाना बेहद आसान है। इसके लिए सरकार स्थानीय स्तर पर कैंप भी लगा रही है, जहां जाकर आप जरूरी कार्रवाई पूरी कर अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। एक व्यक्ति के आधार कार्ड की कार्रवाई पूरी करने में लगभग 10 से 20 मिनट का समय लगता है। इसके बाद सरकारी कार्यकर्ता द्वारा आपको एक रसीद दी जाती है, जिससे आप अपना आधार कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था मेरा आधार मेरी पहचान। आज स्टूडियो में बहुत खास मेहमान बातचीत करने के लिए आधार की अनिवार्यता पे मैं स्वागत करना चाहूंगी। सबसे पहले डॉक्टर PK मल्होत्रा का, फॉर्मर लॉ सेक्रेटरी। बहुत स्वागत आपका न्यू इंडिया संकल्प में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वी ऑल्सो हैव विद अस जस्टिस सतीश चंद्रा। बहुत स्वागत आपका सर फॉर कमिंग हियर टुडे। एंड वी हैव विद अस द लीगल काउंसिल ऑफ UADAI, Zohaib Hussain. बहुत स्वागत आपका। We are also joined by very promising and very well known, very well applauded police officer today, Dharmendra Yadav. Thank you. बहुत स्वागत आपका for joining us on this discussion. Thank you so much for coming. सर, आपसे पहले शुरुआत करूंगी जानने चाहती हूँ और समझना चाहती हूँ आधार की अनिवार्यता, आधार के फायदों के बारे में। आप बताइए, you were there in the planning of Aadhaar at the very inception. So how do you look at it? देखिए, आधार का जो कॉन्सेप्ट कंसीव किया गया, इसका काम भारत सरकार के अंदर 2007 में शुरू हुआ। उस समय ये सोचा गया कि एक ऐसी आइडेंटिटी हर नागरिक के पास, रादर नागरिक नहीं, जो हमारे देश का रेजिडेंट है उसके पास होनी चाहिए, जिसके बेसिस पर सुविधाएं उसको जो है सरकार द्वारा दी जा सकें या उसकी एक आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो सके। 2007 में जब ये आइडिया कॉन्सीव किया गया तो उस समय के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने नंदन नीलेकनी, जो इन्फोसिस में उस समय काम करते थे, उनको इसके लिए सेलेक्ट किया और उनको अधिकार दिया गया कि वो अपनी एक टीम बनाए कि क्या इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। बहुत सारे इशू पे विचार किया गया। ये भी सोचा गया कि ऑलरेडी हमारे पास नेशनल पॉपुलर रिलेशन रजिस्टर है, जिसके अंदर सबके हमारे पास डाटा अवेलेबल है। इलेक्शन कमीशन के पास डाटा अवेलेबल है, उसको भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि एक सोच बाहर से आई थी, सरकार के बाहर से आई थी, उन्होंने कहा नहीं, अगर हमें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए हमें एक इंडिपेंडेंट सिस्टम एडॉप्ट करना पड़ेगा। तब ये आधार का आइडिया कंसीव किया गया और 2009 में गवर्नमेंट ने इसके लिए एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन पास करके नेशनल आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी की स्थापना की। जब इस नेशनल आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ने अपना काम करना शुरू किया और लोगों के बायोमेट्रिक्स और डेमोग्राफिक डाटा कलेक्ट करना शुरू किया, तो कुछ लोगों ने इसको कोर्ट में चैलेंज किया, ये कहते हुए कि इससे राइट टू प्राइवेसी का हनन होता है और क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंदर हो रहा है, उससे उनको लीगल प्रोटेक्शन नहीं है अगर कोई इस डाटा को मिसयूज करेगा और राइट टू प्राइवेसी जो खत्म हो रहा है। तो सरकार इसको काउंटर करने के लिए एक एक्ट भी लेके आई 2010 में, आधार एक्ट, जिसे नेशनल आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी एक्ट कहा गया। उस समय आधार एक्ट नहीं लाया गया। उसको भी चैलेंज किया गया 2012 में। जब ये चैलेंज पेंडिंग था
तो विद इन दी गवर्नमेंट एक सोच आई कि क्योंकि चैलेंज है और वाकई में अगर हम इसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंडर कर रहे हैं और इसको अगर स्टेचुटरी बैकिंग नहीं देते हैं तो समस्या आ सकती है। तो उस एक्ट को रिप्लेस करते हुए 2010 के 2016 में एक नया एक्ट लाया गया प्रेजेंट सरकार द्वारा, जिसे हमने आधार एक्ट का नाम दिया 2016 का। और जिस तरह के प्रावधान सामने आ रहे थे, जिस तरह की बातें सामने आ रही थी, जिस तरह के ऑब्जेक्शन सामने आ रहे थे, उनको ध्यान में रखते हुए एक्ट की ड्राफ्टिंग की गई। उसमें ये कहा गया आधार क्या है, आधार एक आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। इट इज नॉट ए कार्ड, इट इज नंबर। और वो नंबर कैसे अलॉट किया जाएगा, आपके डेमोग्राफिक डाटा, बेसिक डाटा, सिर्फ बेसिक डाटा उसमें लिखा जाएगा, जिसमें आपका नाम होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आपका एड्रेस होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा, आपकी ईमेल आईडी होगी, प्लस उसको वैलिडिटी देने के लिए बायोमेट्रिक भी कैप्चर किए गए, जिसमें आपका फेस का रिकॉग्निशन होगा, फोटोग्राफ होगा, आइरिस होंगी और 10 उंगलियों के प्रिंट होंगे। और जो भी इस आधार को कैप्चर करेगा, उसकी सिक्योरिटी के लिए जो आदमी वो डाटा कलेक्ट कर रहा है उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, अपने अंगूठे के साथ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और इट विल बी ट्रांसफर्ड टू दी अथॉरिटी। तो अथॉरिटी के यहाँ जो है, जो डेटाबेस उन्होंने क्रिएट किया उसमें वो ट्रांसफर हो जाएगा, ताकि उसका दुरुपयोग ना हो पाए और कोडिंग हो जाए। तो एक सेफ्टी उसमें बिल्ड की गई, और इसका प्रावधान एक्ट में भी डाल दिया गया कि जो व्यक्ति इस तरह का डेटा कलेक्ट कर रहा है वो इसको किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, और अगर वो करेगा तो किन किन ऑब्जेक्टिव के लिए कर सकता है, और अगर उस ऑब्जेक्टिव के बाहर करेगा तो उसके पेनल प्रोविजन भी रखे गए। एक बात और मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि ये सिर्फ सिटीजन्स तक कन्फाइंड नहीं है। आधार नंबर कोई भी रेजिडेंट जो इंडिया में है वो भी ले सकता है, और उसके अलावा कानून में ये भी प्रावधान किया गया कि जो ये आधार नंबर अदर देन रेजिडेंट भी कोई लेना चाहे तो उसके लिए सरकार रेगुलेशन बना करके जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है उसको भी ये दे सकता है। और बेसिकली इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया। जो इनिशियल था, आपने देखा होगा कि इतना हाइप क्रिएट हुआ कि नहीं साहब, हर काम के लिए आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है तो आपको आधार चाहिए, आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो आपको आधार चाहिए। अल्टीमेटली जब इसका चैलेंज हुआ और जो जजमेंट आई, जिसमें 2016 के एक्ट की वैलिडिटी को कॉन्स्टिट्यूशनली सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अपहेल्ड कर दिया, उसमें भी ये कहा गया कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो एक्ट में प्रावधान किया गया है, उसके लिए इसको मैंडेटरी माना जाएगा, बाकियों के लिए मैंडेटरी नहीं है। बिल्कुल। इवन अगर आप एक्ट के प्रावधान देखें, एक्ट भी इसको मैंडेटरी नहीं करता है। अगर आपको सर्विसेज की जरूरत है तो सर्विसेज अवेल करने के लिए आपके पास आधार होना जरूरी है। अगर आप सर्विसेज अवेल नहीं करना चाहते, और मैं समझता हूं आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि सर्विस अवेल नहीं करना चाहेगा, तो इन ए वे मैंडेटरी एक्ट में ना होते हुए भी ये कंपल्शन हो जाती है, मौजूदगी आवश्यक हो जाती है। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगी जस्टिस सतीश, आप तो कानून के दायरे में रह के आधार के नियम का देखते हैं किस तरह से उसका उपयोग होता है, आप क्या कहेंगे यहाँ पे आधार की अनिवार्यता पे, आधार के फायदों पे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चाहे जादव का केस हो या 28 स्टूडेंट्स जो हमारे यूएसए में एक डिग्री लेते पकड़े गए फोर्ज यूनिवर्सिटी से, फेक यूनिवर्सिटी से, या कहीं भी हो, तो उनकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश हुई पासपोर्ट से, इंडियन पासपोर्ट से। लेकिन देखा यह गया है, जैसे अबू सलीम के केस में और अदर केसेस में, कि लोगों के पास 3-3, 4-4 पासपोर्ट हैं, 10-10 सिम कार्ड है, 10-10 सिम कार्ड हैं। तो फिर ये नेसेसिटी फील की गई कि क्यों ना एक ही आइडेंटिफिकेशन किया जाए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन किया जाए। उसके लिए पहले से हमारे यहाँ जो था, उसके पहचान पत्र के नाम पर राशन कार्ड चलते थे, वोटर लिस्ट चलती थी, वो भी कई मल्टीप्लाई करते थे। एक आदमी कई जगह वोटर था जहाँ डाल सकता था, राशन कार्ड 4-4 रखता था, तो उसका वो चल रहा था। अब कारगिल के बाद जो था, ये एक आइडिया आया कि जो बॉर्डर में रहते हैं उनको हम अपने पहचान पत्र दें। फर्स्ट टाइम वहां से ये आइडिया आया, तो लेकिन फिर भी वहां चला। तो उसके बाद जब डेवलप किया, जैसे कि मल्होत्रा साहब ने बताया, कि चलते चलते वहां से जो है एल.के. कृष्ण अडवाणी जी के अंडर में कमेटी बनी, और फिर 2007 के अंदर ये कंसीव हुआ कि एक यूनिफिकेशन का हम आइडेंटिटी क्यों ना एस्टेब्लिश करें जो डिजिटल हो, जो कहीं से भी उसको देखा जा सकता है, कंप्यूटराइज किया जा सकता है डिजिटली। तो उसको उन्होंने किया, और इसका जैसे कि पहले इसका जो स्कोप था बहुत लिमिटेड था, दैट इज फॉर द बेनिफिट्स। जो आप बेनिफिट की सर्विस ले रहे हैं, इसके टाइटल से ही पता लगता है, लॉन्ग टाइटल से, कि दिस टारगेटेड डिलीवरी ऑफ द फाइनेंस एंड अदर सब्सिडी बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट।
सो दिस वाज द सोल ऑब्जेक्ट इन द बिगनिंग, बट धीरे धीरे इसको देखा गया कि इसका कहीं और भी यूज हो सकता है, क्रिमिनल लॉ में भी यूज हो सकता है और अदर बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, तो उसको आगे इसका स्कोप बढ़ाया गया। जैसा मल्होत्रा साहब ने भी कहा कि जो है इसका डेटा शेयर नहीं हो सकता, डेटा शेयर नहीं हो सकता। 2 डेटा हैं इसके अंदर, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, डेमोग्राफिक डेटा और बायोमेट्रिक डेटा। डेमोग्राफिक डेटा हर जगह अवेलेबल है, आपका वोटर आईडी कार्ड में है, कहीं भी है, उसमें है भी कि आपके डेट ऑफ बर्थ है, ब्लड ग्रुप है और एड्रेस है, तो वो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, तो हर जगह है। अगर आज की तारीख में आप कहीं फ़ोन करते हैं कि मुझे कार बेचनी है, तो पता लगेगा 20 टेलीफोन आपके पास आ जाएंगे, 20 मैसेज आ जाएंगे आजकल। तो आजकल वो तो जो है डेमोग्राफिक डेटा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि वो किया जाए। बायोमेट्रिक डेटा वो किसी को दिया नहीं जा सकता, उसके लिए 2-3 एक्सेप्शंस दिए गए हैं जहाँ उसको शेयर किया सकता है। जिस आदमी के पास है, जैसा बताया कि वो अंगूठे से उसको लॉक कर देगा और उससे पहले भी खोलेगा, तो उसके बाद लॉक हो गया और सेफ हो गया। और अगर वो करता भी है तो उसमें फिर पेनल प्रोविजन है, ऑलरेडी 3 साल की उसको सजा है, 10,000 रुपए उसके ऊपर जुर्माना है और उसके ऊपर पनिशेबल ऑफेंस है, आईपीसी के अंदर उसका पनिशेबल ऑफेंस है, ये पनिशेबल ऑफेंस, वेरी राइट, उसका ये है। तो ये इसके अंदर ये है। बाकी जहां तक इसका यूज करने का सवाल है, जहां किया सकता है, तो इसके 2-3 एक्सेप्शन है जहां डेटा शेयर किया सकता है। एक तो ये है कि डिस्ट्रिक्ट जज एंड अबव रिकमेंड करेगा, जुडिशियल ऑर्डर पास करेगा, उसको एक कमेटी देखेगी जिसके अंदर जो है कैबिनेट सेक्रेटरी या के अलावा 1-2 पर्सन और होंगे, और वो डिसाइड करेंगे कितना हम इसमें डेटा दें, डेमोग्राफिक डेटा दें या बायोमेट्रिक डेटा दें, वही डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। फिर हमारा जो रूल 9 है इसका, वो PMLR, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके अंदर उन्होंने कहा कि वहां पर ये इसको शेयर किया जा सकता है, तो वो उन्होंने एक बताया नेशनल इंटरेस्ट के अंदर इसको शेयर किया जा सकता है। तो ये 3-4 एक्सेप्शन है जहां इसको शेयर किया जा सकता है, अदरवाइज इसको शेयर करने का कोई सवाल नहीं। दिस इज वेरी सेफ डेटा जो हमारे पास है। ज़ोहैब, आपसे जानना चाहूंगी मैं, व्हाट इज दैट 2048 बिट थिंग एंड हाउ इज इट encrypted if we ask you legally? Yeah, no, I mean, before that, let's take a step back and see why was Aadhaar conceived. I'm just digressing a little bit. I'll come back to the security. See, when the British left India, they left us with a huge poverty rate and a huge illiteracy rate. Even though our population at that time was around 330 million, but over the years we have managed to reduce the illiteracy and poverty rate, but exponentially our population has also grown. So today the BPL number of people stand at 350 million. So year after year, right from 2000, the CAG, the Planning Commission, found through hard data that crores of bogus ration cards were siphoning away the legitimate dues, legitimate benefits that the poor were supposed to get by fakes and duplicates. And year after year, there were several mechanisms that were thought of to be implemented, but none of them, I mean, there was an example that we used to discuss during the hearings, this mythological concept of Rakta Bij, you must be aware of, where every single time they would multiply with multiple heads. So what was it? Ultimately, when Aadhaar was conceived, what happened was, now the person who goes to a ration shop and claims to be who he is the person who takes the benefit. And the benefit is also going directly to his account. So I'll tell you 3 very compelling data which will show what was happening before. 1.93 crore bogus ration cards in the CAG report of 2000, that these were being siphoned off. In the Planning Commission report subsequently, it was said more than 20% of the ration was being siphoned away by fakes and duplicates on account of bogus ration cards. So today, once these numbers are gone, there's a dual benefit. और कितना 1000 करोड़ का फायदा भारत Thousands of crore. I am not, for a moment, let us leave that aside for a moment. The person, the first benefit is जिसका right to food है, he is being able to enjoy that right. The government through this mechanism is ensuring that the person who is deserving and worthy of that 2 square meals a day is receiving that. That's the first most important. Then comes the government savings of thousands of crore. World Bank has estimated that if all schemes of public subsidy are linked, it would amount to 72,000 crore of worth of savings annually. So this was the World Bank estimate. And I mean, this money is rightly going to be, utilized for other public, outlay. of course, other public.
So now, I mean, there were a lot of, so this is the basic premise, as Justice Chandra pointed out. The long title itself shows Aadhaar Targeted Delivery of Subsidies, Benefits and Services Act. So this was the basic premise. Thereafter, the act itself, if you see, has various, for the first time we have privacy protection inbuilt in an act, that you will not share biometric data for any reason whatsoever with anybody. Then even as far as informed, the notion of informed consent is concerned, that when you are taking someone's biometric, you inform him that this is the purpose for which we are taking it and we will not use it for any other purpose. At the time of authentication, there is a informed consent. So there are several mechanisms placed inbuilt in the act which finally helped us overcome the legal challenges in the Supreme Court. See, earlier when Aadhaar was operating from 2009 to 2016, there was no act. There was a bill conceived by the earlier government, but unfortunately that never came through in the parliament. There was a lacuna. Yes. There was a legal lacuna. So in 2016, for the first time, we had the Aadhaar Act. Now the Supreme Court has upheld that act. The Supreme Court has said that there is a legitimate need, that it has said that it is in public interest, and it has affirmed the need that the government brought the act for. The Supreme Court said that do not go ahead and link it with banks for now, do not make it mandatory, but it has upheld the linking with PAN, and it has considered all the security measures, including the 2048 bit encryption that was provided, that the moment your Aadhaar data is captured, your biometric and demographic, it is encrypted by a key, 2048 bit key, which in today's standard is the highest encryption model available in technology. Anywhere in the world. Anywhere in the world. Yes, yes. And this, let me tell you this, So I full mean, marks to Aadhaar for that. Yeah. and the world over there are governments तारीफ हो रही है who are बिल्कुल। wanting to emulate Aadhaar and wanting जी। to understand what is the technology. So I mean, it is unparalleled. This, the achievement on paper and the achievement that has come across at the scale that it has come across, 1.2 billion people, is unparalleled. I mean, there are no two, a second that is there in the world that is there which compares with Aadhaar. So these are the broad. Now I'll give you some examples of benefits. For instance, the Aadhaar has now been linked with PAN by way of a legislative amendment to the Income Tax Act. The provision is 139AA. That was also a subject matter of challenge before the 5 judges. 5 judges upheld it in toto without any amendments to it. It has been upheld. The Supreme Court said yes, there is a legitimate need. I'll give you one data from last financial year. Now every This time is FY18. last financial year would be 17-18, Oh yeah. 16-17 when the hearing was happening. All right. So what happened was that every time a high value transaction takes place, you have to give your PAN number. Right. That is a requirement under the rules, and those transactions have been listed out if you buy a large property or something. So a large number of people were saying that we don't have a PAN, and they were giving a form 16 instead, that if you don't have a PAN, you declare that we don't have a PAN, but now that form requires you to put your Aadhaar number. So because PAN has now been linked with Aadhaar, when that data went into the income tax database, the Aadhaar number immediately picked up the corresponding PAN of those people, and the people were actually lying that they didn't have PAN. You will be surprised, Nidhi, 33,000 crores worth of transactions which would have escaped the tax net have come into the assessable income. And that's what That is the scale, absolutely. that is the Yes, scale. and यहीं पे हम देखते हैं एक झलक और आधार के फायदों की। हाय माँ। मैं बात करूंगी। सुनो, जी मैडम जी। क्या नाम है तेरा? शीला। बच्ची का ख्याल रखा है कभी? जी। कहाँ रहती है? वो खोली। घर में कौन कौन है? इलेक्शन कार्ड है या पैन कार्ड? माँ, ये सब कैसे होगा? वही तो। मैडम जी, हमारे पास तो ये होता है। That's okay. Thank you, शीला। अरे, ऐसे कैसे भरोसा कर लिया? चोरी का या नकली आईडी भी तो हो सकता है। माँ, असली आईडी है। अच्छा, आधार? आधार तो ऑनलाइन वेरीफाई भी हो सकता है, बाकी कोई आईडी नहीं, समझी? अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। ले शीला, जी। आधार है तो भरोसा है और हमारी पहचान भी।
आधार है तो अब गरीबों को भी अपनी पहचान मिली है और हमारे अपनों को मिली है सुरक्षा। तो आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। तो आप देख रहे थे एक झलक मेरा आधार मेरी पहचान, चर्चा जारी है। न्यू इंडिया संकल्प देख रहे हैं आप, कीप वॉचिंग इट। धर्मेंद्र यादव जी, आप पुलिस के इतने जाने माने अधिकारी हैं, आपसे जानना चाहूंगी किस तरह का अंकुश लगा है आपके सोच में आधार के आने से, और आपने कई ऐसे लापता बच्चे ढूंढे हैं, मिसिंग पीपल में बहुत फायदा करते हैं ये। सो दिस काइंड ऑफ बायोमेट्रिक ऑलवेज हेल्प्स in finding out a lot of things, tracking criminals. How is the police doing it? देखिए, एक तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि आधार इवॉल्व हो रहा है, और जहाँ तक मेरे प्रोफेशन का संबंध है पुलिसिंग का, तो मैं आपको बताऊं कि देखिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो हमें करना ही पड़ेगा। टाइम्स आर गॉन वेयर यू वर डूइंग दैट लाठी वेस्ट पुलिसिंग, and with the changed scenario now, let me quote one example. Just couple of days back I was reading a piece of news that in Bengaluru there was an orphanage house, and authorities there, they decided to put that biometric system. तो जो भी बच्चे वहाँ पे मिसिंग किड्स थे, तो उन्होंने जब उनका बायोमेट्रिक लिया तो उनमें से 2 बच्चे ऐसे मिले जिनका आधार कार्ड था, और इमीडिएटली दे केम टू नो अबाउट उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनके फैमिली कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। अब देखिए, आप एक चीज़ तो मानिए कि अपना जो देश है वो इतना बड़ा है, इतने उसमें लैंग्वेज अलग हैं, पुलिसिंग के भी इवन स्ट्रक्चर्स कहीं कहीं अलग हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, थाने बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे डेटा को 17,000 से ऊपर हैं। तो जब आप देखते हैं कि डेटा आपका एक जगह पे है, तो आप बहुत हद तक चीज़ें आपको जब आप उनको एक्सेस कर पाते हो तो आपके लिए सरल हो जाती हैं। जो काम आप महीनों में करते हैं वो आप मिनटों में कर सकते हैं। तो हुआ क्या कि जब उन बच्चों को मिलाया गया तो पता चल गया, उन्होंने उनके घर फ़ोन किया और वहाँ के लोकल गाँव के रहने वाले थे, प्रधान से बात की कि भाई आपका बच्चा मिसिंग है। हाँ मिसिंग है, कहाँ पे? बेंगलुरु में। और वो देखिए, एक आधार की वजह से आपके 2 बच्चे रियूनाइट हो गए। हमने जो ऑपरेशन इस्माइल गाजियाबाद में चलाया था, और यूपी पुलिस का जो ये इनिशिएटिव था, बाद में ये उसको MHA ने भी पूरे देश में रिप्लिकेट किया। हम लोगों को इतना संघर्ष करना पड़ा। सबसे पहले बच्चों को आप तलाश करें, फिर हमारे पास ऐसी कोई स्थापित मैकेनिज्म नहीं है जिसके माध्यम से हम वो सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शंस ले सकेंगे बच्चे के माता पिता कहाँ के हैं। फिर हम फेसबुक के जरिए, कई बार हमने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का इस्तेमाल किया, अलग अलग गूगल का इस्तेमाल किया, वहाँ पे जाके हमने जो NIC बेस्ड डिस्ट्रिक्ट जिलों की वेबसाइट्स हैं उनका हमने इस्तेमाल किया। जैसे बच्चा बता रहा है कि मेरे पिताजी का नाम ये है, उसे गांव नहीं पता, उसे तहसील पता है, या कई बार तहसील नहीं पता, उसे थाने का ही नाम उसके दिमाग में रह गया, टाउन का नाम रह गया, गांव का नाम भूल गया। क्योंकि बच्चे बहुत छोटी उम्र में जो गुमशुदा हो जाते हैं, तो उनका डिटेल्स निकालना भी एक चैलेंज होता है पुलिस के लिए। सपोज करिए अगर सारे शेल्टर होम्स देश भर के अगर वो कनेक्ट हो जाएं एक डेटा के जरिए, तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसी इश्यू जो कितना संवेदनशील है और कितना नाजुक ये मसला है कि बच्चे गुमशुदा हो जाते हैं, इतना ट्रॉमा पेरेंट्स को मिलता है, उतना सब कुछ। कुल दिल्ली से गुम होते हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसे स्थान हैं जहाँ पे जैसे आप देखेंगे नेपाल से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, माइग्रेशन बहुत हो रहा है। अब देखिए, अब ऐसा नहीं है कि पहले, आज से कुछ वर्षों पहले तक जो है आदमी आसपास रोजगार ढूंढता था, अब कहीं के लोग कहीं जा रहे हैं, रेलों में चलते हुए बच्चे गुम हो जा रहे हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा जरिया है जो हमें एक सुनिश्चित आंकड़ा उपलब्ध अगर कराता है, और अगर पुलिस का एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की उसकी पहुंच है, उसकी इंटेंशन अगर अच्छी है, तो बहुत अच्छा है। ये कमाल की है। इसमें मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा एक हमें बहुत अच्छे रिमार्केबल नतीजे हमें इससे मिल सकते हैं। तो मेरा तो मानना है एज ए पुलिस ऑफिसर कि जैसे जैसे आगे चल के ये चीज़ डेवलप होती है और अगर पुलिस इसको यूज़ करती है, तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे मसलों में हाँ इट कैन ब्रिंग रिमार्केबल डिफरेंसेस। बातचीत जारी रखेंगे, आपसे बायोमेट्रिक के बारे में हम और पूछेंगे, लापता बच्चों की बात और करेंगे। सर, अभी आपसे जानना चाहती हूँ मैं कि किसानों के लिए ये किस तरह लाभदायक है, क्योंकि ये कितनी सब्सिडीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, सबका साथ सबका विकास हम मान के चल रहे हैं, तो वो कहाँ तक सक्षम हुआ है? देखिए, ये तो हमारे एक पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जो रहे, उन्होंने भी कहा था कि अगर सरकार 1 रुपया देती है तो आम आदमी जिसके पास वो पैसा पहुंचता है, करीब 15 पैसे उसके पास पहुंचते हैं, और बिचौलिए जो है इतने पैसे खा जाते हैं बीच में। और एक सरकारी डेटा भी अवेलेबल है कि अगर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट किसी आदमी निचले स्तर पे, गरीबी से नीचे रेखा वाले स्तर के आदमी के पास पहुंचाना चाहते हैं, तो उसका जो खर्चा होता है वो खर्चा उससे 4 या 5 गुना होता है। आधार के आने से, और आपको आपकी जानकारी में ये होगा कि आज 122 करोड़ से ज़्यादा आधार इशू हो चुकी हैं, और मैं समझता हूँ गांव में भी ये सबके पास आधार जो है ऑलरेडी पहुंच चुका है और उनके बैंक अकाउंट से लिंक हो चुके हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि जो आम आदमी है,
सरकारी खाते से वो पैसा डायरेक्ट उसके अकाउंट में जा रहा है और बिचौलिए तो खत्म हुए ही हुए। और उसके अलावा जैसे कि आपने बताया कि इनकम टैक्स के मामले में 33,000 करोड़ का जो है पाया गया कि वो अकाउंट फॉर नहीं किया गया। इसी तरह सरकार ने इसको बहुत सारा पैसा बचाया भी है जो बिचौलिए ले जाते थे। तो प्रधानमंत्री जी ने खुद अपनी एक स्पीच में कहा था कि इस स्कीम के आने के बाद सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए की सेविंग की है, जिसको हम पब्लिक पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो किसानों के लिए मैं सोचता हूँ सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं, निचला तबका जिसको अदरवाइज जो है असेसिबिलिटी बैंक की नहीं थी, उनको बैंकों तक पहुंचने का मौका मिला। जिनको सब्सिडी अकाउंट में नहीं मिलती थी वो मिली। तो जो सरकार की स्कीम, जिस इंटेंशन से सरकार की स्कीमें लाई जाती हैं, उनका बेनिफिट आम आदमी को पहुंचना शुरू हो गया। और एक किस्म से ये आम आदमी का एम्पावरमेंट जो है वो सरकार ने आधार के माध्यम से एंश्योर कर लिया है। और मैं समझता हूँ ये एक आधार की बहुत बड़ी सफलता है। ये तो सिर्फ एक एरिया हुआ, लेकिन इसके अलावा अभी एजुकेशन के पर्पस के लिए भी ये यूज़ हो रहा है। जिनको एजुकेशन के लिए चाहिए वहाँ भी यूज़ हो रहा है। आयुष्मान भारत में हो रहा है। आयुष्मान भारत में हो रहा है। और इवन सीनियर सिटीजन्स के लिए उनका भी डेटा बैंक क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि वो भी एक ऐसा तबका है जिनको एक एडिशनल प्रोटेक्शन की जरूरत है। उसके लिए भी मैं समझता हूँ ये स्कीम जो है काफी यूजफुल है। पेंशन के लिए भी जो है वो हो रहा है। और सिर्फ ये कह देना क्योंकि ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल रखा गया, आपको अधिकार दिया गया है कि आप यूज नहीं करना चाहें तो मत करिए। लेकिन मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन फिर से कहना चाहूंगा कि ऑप्शनल सिर्फ पेपर पर है, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखें तो ये हर किसी के लिए आज की तारीख में आवश्यक हो गया है। अगर उसको सरकारी बेनिफिट लेना, और अगर सरकारी बेनिफिट नहीं भी लेना, अगर उसको सिक्योरिटी भी चाहिए, तो उसके लिए भी ये बहुत आवश्यक हो गया है। और मैं सोचता हूँ कि ये एक बहुत ही बेनिफिशियल स्कीम है। और आने वाले समय में, अभी तो शुरुआत है, शुरुआत में हो सकता है ग्राउंड लेवल पे कुछ ग्लिचेस होंगी, समय के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ग्लिचेस भी दूर हो जाएंगे, वो जो खामियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी। और इतने बड़े स्केल पे 122 करोड़ लोगों को आधार प्रोवाइड करना और उसको सक्सेसफुली लेना, ये मैं समझता हूँ अपने देश के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हमारे बहुत सारे दूसरे देश हैं जो इसको शायद कॉपी करने के लिए हमें अप्रोच कर रहे हैं, हमें अप्रोच कर रहे हैं। और शायद अभी तक हमारी सरकार ने उस पर कोई विचार नहीं किया, डिसीजन नहीं लिया। मे भी एक समय आएगा जब हमें लोग कॉपी करना शुरू करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। यहीं पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी नेशनल, कीप वॉचिंग न्यू इंडिया संकल्प। विल बी बैक। प्राणदायिनी माँ सिर्फ जन्म देने वाली ही नहीं, पालने वाली भी होती है। बिना भेदभाव वो अपना प्रेम हम सब में बांटती है। माँ गंगा के प्रति क्या है बच्चों की अपनी जिम्मेदारी, तो जानने के लिए देखिए गंगा क्विज, सिर्फ डीडी नेशनल पर। आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम न्यू इंडिया संकल्प, और हम बात कर रहे हैं आधार के फायदों पे। आपसे जानना चाहूंगी जस्टिस सतीश, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आपने कई मसले देखे होंगे, कई किस्से देखे होंगे। इसकी अनिवार्यता, इसके फायदों के बारे में कुछ और कानूनी नज़र से कुछ बताएं। जहाँ तक ये आधार का सवाल है, आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जेल के अंदर, बिहार की जेल के अंदर, सब्स्टिट्यूट वाज इनसाइड, ओरिजिनल एक्यूज्ड वाज आउट। अरे वो अंदर अपने बाहर घूम रहे हैं और वो अंदर सब्स्टिट्यूट थे। तो वहाँ पर ये जो आधार हेल्पफुल है इस तरह से करने के लिए। अभी NIA का एक केस है जिसके अंदर उन्होंने फिंगरप्रिंट उठाए हैं टेररिस्ट के, और उससे उन्होंने वेरीफाई किया है कि टेररिस्ट हमारा इंडियन है या पाकिस्तानी है। तो उससे वेरीफाई हुआ उससे। ऐसे ही अगर कोई एक्यूज्ड आता है और वो अपने फिंगरप्रिंट छोड़ता है, कहीं उसको मिल जाते हैं, तो उससे आप पता कर सकते हैं कि एक्यूज्ड कहाँ पर है, कैसे है, क्या नहीं है। क्यों ये मैच होंगे तो आराम से मिल जाएंगे। आप डुप्लीकेट बनाने की कोशिश करेंगे आधार को, बनेगा नहीं, क्यों तो ऑलरेडी मैच करके बता देगा उसके अंदर। और आधार इसी बेस पर, ये नया कंसेप्ट हमारे लिए नहीं है। अमेरिका के अंदर भी सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनता है, वो भी इसी बेस पर, वो डुप्लीकेट ना हो सके, उसका भी फायदा उठाया जा सके। वहाँ का नंबर आप टाइप करेंगे तो आपको सारा का सारा उसका डेटा मिल जाएगा, कहाँ क्या करता है क्या नहीं है। चाइना के अंदर नेशनल आइडेंटिटी नंबर है, इजराइल के अंदर हेल्थ कार्ड नंबर है बेनिफिट्स के लिए। तो ऐसा ही हमारे यहाँ ये यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया है
दिस इज नॉट ए कार्ड, दिस ए नंबर। तो वो नंबर जो दिया गया है उससे आप क्रिमिनल लॉ के अंदर यूज कर सकते हैं। और उसको जो है, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि इसका पर्पस तो था कि जो बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं उसको पहुंचाने के लिए, लेकिन इसका बाद में देखा गया कि इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, डिजिटलाइजेशन के होने की वजह से बहुत ज़्यादा है। तो इसका मिसिंग जैसे बच्चे हैं उनका वही बताया, यादव साहब ने बताया, और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि क्रिमिनल लॉ में उसको हम ट्रेस कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। और आने वाले टाइम में अगर ये थोड़ा और डेवलप हो गया तो फिर मैं समझता हूँ क्राइम पे जरूर ही अंकुश लग जाएगा, जरूर ही अंकुश लगेगा। और दूसरा जहाँ तक ये है कि देने का सवाल है कि इसका मिसयूज होगा, ये होगा, तो यू विल सरप्राइज कि इसको चैलेंज जो किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी केएस पुट्टू स्वामी जस्टिस थे कर्नाटक हाई कोर्ट के, उन्होंने इसको PIL फाइल में चैलेंज किया था। और एक आर्गूमेंट ये आया था कि साहब इसका तो मिसयूज हो जाएगा। तो कोर्ट ने कहा भाई मिसयूज कैसे हो जाएगा, एक ऑब्जर्वेशन है, अगर आप उसको पूरे जजमेंट में पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा कि जब तक वो अपनी कंसेंट नहीं देगा मिसयूज नहीं होगा। अगर मैं अपना राशन के लिए दे रहा हूं तो इट मीन्स कि आई एम गिविंग माई कंसेंट। मैं अपना कहीं कार्ड दे रहा हूं और उसमें अपना थंब इंप्रेशन लगा रहा हूं तो इसका मीन्स कि आई हैव गिवन कंसेंट। तो आपके बिना कंसेंट है कि तो कुछ हो ही नहीं रहा, आपका कहीं जा ही नहीं रहा, तो इसलिए इसका मिसयूज होने का तो कोई चांस ही नहीं है। और इसका यूज जो है, जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज में, अभी इन्होंने बताया कि इनकम टैक्स में 139AA है फाइलिंग प्रोविजन ऑफ द रिटर्न। उसमें पहले क्या था कि लोगों के पास 2-2, 3-3 पैन कार्ड थे, क्यों आज जो भी आप 20,000 से ऊपर कहीं भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको पैन कार्ड जरूरी है। 269 SS जो है इनकम टैक्स एक्ट, वो कहता है कि जहां भी 20,000 रुपये से कैश ट्रांजैक्शन होगी उसमें आपका पैन कार्ड चाहिए। तो लोगों ने 2-2, 3-3 पैन कार्ड बना रखे थे। अब उसको जो है लिंक कर दिया गया है कि वो कहीं भी कितनी भी ट्रांजैक्शन करेंगे तुरंत पता लग जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं है। So supremacy of Aadhaar basically, Aadhaar because is you cannot there. get a duplicate. Zohaib, if I'd like to, I'll request you to add on this. Like he said, 1 rupee from the government, 1 rupee goes to the person. Would you like to add on that? And also, suppose my PIN number gets lost, what happens then? So you had asked about the farmers. These reports had also mentioned how fertilizers that were being used ultimately didn't go to the correct beneficiaries. They were also being siphoned out by fakes and duplicates. So the fertilizers etc. now by way of the direct benefit is going into the bank accounts. So that's the benefit that farmers are utilizing directly from Aadhaar. Now as far as there is no PIN number for Aadhaar. I mean the Aadhaar is a 12-digit number and that number is a personally sensitive information. It is advisable not to go around either flashing it in public or sharing it. Then when you go and authenticate yourself, you do it either by way of your fingerprint in the POS device, that is the point of sale device, or you go and do it through your OTP, which comes directly to your mobile number. It's generated like you must. All of us use OTP for many various digital payments, etc. So there is no question of these things getting lost, unless your phone is hacked, and multiple levels of things have to happen. For instance, the person on the other side, banking corresponding, will have to collude in the whole process. So it's a very rare phenomena that something of a fraud of this nature will happen. But there is no PIN in that sense. And as far as I just wanted to chip in to what Justice Chandra said, the Act provides a limited exception under 33, section 33, that it is only in national security kind of cases will the data be allowed to be used, and that also will be subject. The Supreme Court has given more safeguards that you hear the person first, that only above the level of secretary, and then there is an oversight committee which will be able to authorize that disclosure of such data. So I have my difference on this point, that on routine criminal investigation or forensic purposes Aadhaar data can be used, because I don't think that is the remit of the Act. If the Parliament tomorrow in its wisdom wishes to bring about a law allowing Aadhaar data to be used for criminal or forensic purposes, that's a different matter. But as the regime stands today, strictly speaking, it may not be permissible, except in the limited requirement of national security. So, that's what my reading of the Supreme Court judgment is. But he mentioned other countries, and you also said that, are waiting, and are, wanting to emulate this system that India has, with the biometric. So how do you feel our Aadhaar is different from theirs? What is so good about our Aadhaar? No, because I don't think any other country has been able to do what is known as a multimodal authentication on the basis of a number alone.
In some countries, it's in the form of a smart card, where all your data is loaded onto the smart card itself, and that is far more costly. In a country which with a magnitude as ours, that would not have been financially feasible. Each smart card would have been worth more than 70-80 rupees, whereas we have been able to issue Aadhaar cards at a much, almost 1/10 or 1/11 the price of that. And the card itself, if you've noticed, is actually nothing. You can even print it off the internet. Go to the Aadhaar website and print it off. It is the number. So what is unique about it is that we can constantly scale up technology. Today we have something like the virtual ID, which is an enhanced privacy protection. What is a virtual ID? It's nothing but a random 16-digit number, which is a revocable, fungible, one-time number that any person can take, and assuming instead of giving an Aadhaar number to, let's say, a bank or a ration shop, you can give this 16-digit ID. Nobody will know your Aadhaar number except for UIDAI computer and database. Once you put the 16-digit ID, it matches with your Aadhaar number automatically. The person sitting at the shop doesn't know your Aadhaar number, therefore chances of misuse is even more minimized. So I mean, these technologies are unparalleled. I don't think any other system in the world have these kind of safeguards. For instance, even social security number, there is no biometric. It is a number. Whereas here you have multimodal authentication, iris, you have all 10 fingerprints, 10 fingers. you have your OTP authentication, now you have virtual ID. So I mean, the technology is constantly, because see, the hackers etc. will also be constantly innovating. So we have to be 3 steps ahead of them, so that we are, and technology, we have to acknowledge that to avoid vulnerabilities you have to keep innovating. So therefore there is nothing of this kind of technology available at this scale anywhere comparable in the world, which is why other countries want to emulate. And the problems that our country had faced is not new. It's a problem of all developing countries, where there is poverty, there are middlemen, there is corruption. So you want it to reach the end user. And how do you do it? You take the use of technology, like the learned. बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं. एंड मेरे ख्याल गांव उस इलाके में या बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के तबके को अगर हम देखें तो दे डोंट हैव दीस कार्ड्स, दे कांट स्वाइप, दे डोंट हैव अ डेबिट कार्ड, दे डोंट हैव अ क्रेडिट कार्ड. तो उसमें आधार की अनिवार्यता और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है. और यहीं पे हम देखते हैं एक और झलक, आधार कैसे हमें हेल्प करता है टू ट्रेस मिसिंग पीपल. लेट्स टेक अ लुक. एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसके मिलने की मन्नत ना मांगी हो. स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी. और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे, इन उंगलियों के निशान से. आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया. नहीं तो पता नहीं. आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज. सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना. उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है. कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने. ये तो मैंने सोचा ही नहीं था. तो अब सोच लो. पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान. तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे. तो ये थे फायदे मेरा आधार मेरी पहचान. चर्चा जारी है. धर्मेंद्र सर, आपसे जानना चाहूँगी, अभी जैसे हमने देखा कि किस तरह मिसिंग बच्चे, खोए बच्चे, लापता बच्चे, इवन मिसिंग पीपल मिल जाते हैं आधार के ज़रिए. तो व्हाट आर दोज थिंग्स दैट वी नीड टू प्लग इन टू सॉर्ट ऑफ गेट टू देम. बायोमेट्रिक तो एक जरिया है. आप और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है जैसे अगेन द एक्सपर्ट टोल्ड दैट द यूज ऑफ डेटा, स्पेशली द आधार डेटा, अगेन इट विल डिपेंड ऑन द विजडम ऑफ आवर पॉलिसी मेकर्स. सो वट एवर रूल दे फ्रेम, दे हैव टू फॉलो देम एज ए पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी. लेकिन जो मेरा निजी तौर पे मानना है, देखिए, डेटा का इस्तेमाल डिपेंड करता है आपकी इंटेंशन पे. जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अभी पासपोर्ट ऑफिसर हूँ, तो मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ. आज से 10-12 साल पहले आप हाथ से पासपोर्ट बनता था. हाँ. और एक आदमी, अब हम जब देखते हैं बहुत सारे केसेस आते हैं कि 3-3 पासपोर्ट्स उनके बने हुए थे. और आज हमारा जब से ऑनलाइन पूरा सिस्टम हुआ, हमने बायोमेट्रिक लेना हर पासपोर्ट पर शुरू किया, तो एक पूरा इंडेक्स सिस्टम है.
even the tiniest details, if that person he wishes to alter or to change, he will be caught. मतलब आप डेट ऑफ बर्थ अगर वो, और जब हम उसका नंबर डालेंगे तो उससे जुड़े हुए पूरे कंट्री में कितने लोग हैं, अगर फादर्स नेम मैच कर रहा है द एंटायर इंडेक्स विल अपीयर ऑन स्क्रीन. मदर्स नेम मैच कर रहा है, 4 लोगों की मदर्स के नाम सेम है, फादर्स के नाम सेम है, डेट ऑफ बर्थ सेम है, प्लेस ऑफ बर्थ सेम है, सब कुछ आ जाएगा. आप इतने सारे डिटेल एक साथ नहीं बदल सकते. सो दैट इज द यू नो द फीचर ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम. तो ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा, क्योंकि देखो डेटा, मुझे मेरा निजी तौर पर मानना है कि डेटा तो वैल्यू न्यूट्रल है. वैल्यू आप उसमें ऐड करते हो, वैल्यू ऐड होती है इंटेंशन के जरिए. अगर मेरा इंटेंस, फॉर एग्जांपल, जस्ट आई एम गिविंग यू लिटिल शॉर्ट एग्जांपल, जैसे हम सीडीआरस निकालते हैं, सीडीआरस का मिसयूज हो सकता है, और ऐसे केस दिल्ली पुलिस ने ऐसे कई सारे हुए. फिर देखिए, जब गलतियां लोग करते हैं, कुछ अपराध करते हैं, तो फिर सिस्टम अपने आप को उस पे अटैक करता है, और अपने आप में एक डिफेंस मैकेनिज्म, जैसे हमारी बॉडी में होता है एंटीबॉडीज, वो होते हैं कि जब हमारी कोई बीमारी होती है तो शरीर का अपनी जो एक डिफेंस इम्यूनिटी सिस्टम है वो डेवलप अपने आप होता है. ओके, इट्स लाइक काइंड ऑफ सिस्टम ऑल्सो. अगर कोई आदमी मिसयूज करता है, नया नियम बनता है, फिर करता है, फिर नया बनता है, ऐसे ही सिस्टम इवॉल्व होते हैं. मुझे लगता है कि अगर डेटा जैसा कोई भी, अगर हमें ऐसा कोई, हम आधार की बात नहीं कर रहे, एज ए पुलिस ऑफिसर हमें अगर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए, जैसे फॉर एग्जांपल CCTNS जो क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है, तो उसका एग्जांपल ले रहा हूं. अब सपोज करिए गाजियाबाद इतना बड़ा शहर है, उसके एक कॉलोनी में, जैसे खोड़ा कॉलोनी है, लौनी है, वहां पे बहुत सारे बाहर से लोग आके रह रहे हैं. और पुराना जो सिस्टम मैं आपको बताऊं, मैनुअल है, हम उसे फर्द अव्वा बोलते हैं यूपी पुलिस में, मतलब फर्द बोलते हैं. जाएंगे, उसका नाम लिखेंगे, और उसके बाद वो नाम सपोज करिए बिहार से आया है, MP से आया, वो वहां जाएगी, पोस्ट से जाएगी, वहां आदमी उसको वेरीफाई करेगा, नहीं आदमी हमारे यहाँ का रहने वाला है, इसकी कोई हिस्ट्री शीट नहीं है, फिर वो बाई पोस्ट यहाँ भेजेगा. सोचिए अब इस पूरी प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, तब तक उसे जो कुछ भी करना है करके वो निकल जाएगा. तो देखिए, टेक्नोलॉजी आज के समय में ना, स्पीड जो इंसान की बढ़ी है, उससे मैच करने का नाम है. तो हमें ये नहीं है, एज ए पुलिस ऑफिसर मेरा मानना ये है कि कोई भी हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां हम किसी भी आदमी की आइडेंटिटी को विद ऑल गुड पर्पस, विद ऑल गुड इंटेंशन उसे हम मिला सकें. जैसे ही हम मिला सकेंगे, और उसमें सेफ गार्ड हो, हम ये चाहते हैं कि सेफ गार्ड्स भी हो, बिकॉज अल्टीमेटली देखिए, मिसयूज, देखिए बनाने वाले ने ब्लेड जेब काटने के लिए नहीं बनाया था, आप उससे सेविंग कर सकते हैं, कुछ कर, लेकिन लोग जेब भी काट लेते हैं. कल को कोई ये कहे कि ये ब्लेड जो है, इसको, इसका प्रोडक्शन आप बंद कर दीजिए क्योंकि इससे जेब कट रही है. वो बात हम कर रहे थे वैसे मिसिंग बच्चों की, मैं उसी के जरिए तो अगर आपके पास ऐसा कोई डेटा प्लेटफॉर्म है जहां पे बीइंग ए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, सपोज मुझे चार्ज दिया गया, मैं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का सपोज करिए SP हूं, और मैं चाह रहा हूं कि मैं जो भी मेरे पास डेटा है उसको मैं किसी डेटा से मैच करूं, या उनके में जितने भी उनके जो पर्टिकुलर्स हैं वो मैं चाहता हूं अपने सामने कि कौन कहां का है, तो मैं कहां जाऊंगा. देखिए, फिजिकल कहां का वेरिफिकेशन करूंगा मैं? जैसे गाजियाबाद में हूं तो नोएडा जा सकता हूं, गुड़गांव जा सकता हूं, दिल्ली तक आ सकता हूं. अब आप सोचेंगे 1 घंटे में 6 स्टेट पार कर जाऊंगा. नहीं, लेकिन अब मैं फिजिकली कितने थाने में वेरीफाई करूंगा? सो अल्टीमेटली देखिए, पुलिसिंग का क्या है कि अब ऑल परवेजिंग है. अब आप उसे आप वो आदमी यहाँ पे करता है, 1 घंटे में लूट करके वो फरीदाबाद चंडीगढ़ पहुंच जाता है. तो आप हमें देखिए, हमें टेक्नोलॉजी डेटा चाहिए होगा. मिस्टर यादव, आपसे बस ये जानना चाहूंगी, लाइक यू वेरी राइटली सेड, ऐसा होता है, पर मेरा एक सवाल है कि अगर बच्चे का बायोमेट्रिक, और आजकल स्कूल्स में बहुत कंपलसरी हो गया है ये, इट इज मैंडेटरी टू हैव आधार कार्ड. तो जैसे एक किस्सा मैं आपसे सुनाती हूँ कि बायोमेट्रिक है बच्चे का, बच्चा इसी प्रेमाइसिस से, थोड़ा आसपास के एरिया से वो निकल गया. एक बच्चा, तस्वीर देखते हैं हम दूरदर्शन पे, तो एक प्रयास चला है, गुमशुदा कैप्सूल हमारे यहाँ से रोज जाती है, और यहाँ पे जैसे हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, आदित्य एंटनी मैथ्यू, एज 17, ही वेंट मिसिंग फ्रॉम नियर हिज होम इन एशिया हाउस, कस्तूरबा गांधी मार्ग, न्यू दिल्ली ऑन 24th of October 2013. He was a student of this very prestigious St. Columbus School, और इसका एक आधार है, एक बायोमेट्रिक रिकॉर्ड है, but the funny thing is that he's vanished into thin air and there is no trace of him as of now. तो कहाँ लैप्स है सिस्टम में, ये मैं आपसे जानना. देखिए, अब आप फर्ज कीजिए, जो अभी मैंने आपको केस स्टडी बेंगलुरु वाली बताई, जो कि उस पे है, जो गूगल वगैरह पे कोई सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा. अब देखिए, अभी सपोज करिए वहाँ पे ऑर्फनेज हाउस ने ये उन्होंने कोशिश करी कि हम इसको करके देखते हैं, 2 बच्चे उन्हें मिल गए जिनके आधार कार्ड थे. अब सपोज कल्पना करिए कि अगर इस बच्चे के साथ में, अगर सपोज ये किसी शेल्टर होम में है, या ये इसका डेटा, ये सपोज करिए किसी पुलिस स्टेशन को इसकी जानकारी है, अगर उनके पास में, उस यूनिट के पास, चाहे वो शेल्टर होम हो या पुलिस स्टेशन हो, ऐसा कोई सिस्टम हो, क्योंकि अगेन ये डिपेंड करेगा कि वो लोग उसका सिस्टम लें,
तभी पता चलेगा। तो उधर से कॉल आएगा कि आपके बेटे के डिटेल्स मिल गए, वो यहाँ है। तो ये हर जगह मैंडेटरी अगर किया जाए, एक अभियान चलाया जाए। हाँ प्लीज। So how are missing children being found is this? It's actually started by accident. What happened was, एक ड्राइव हुआ था एक स्कूल में कि कुछ जो मिसिंग बच्चे हैं अमंगस्ट सेवरल चिल्ड्रन, उन क्योंकि उस वक्त एनरोलमेंट ड्राइव्स हो रहे थे, तो एनरोलमेंट जब हुआ कुछ बच्चों का, दोज चिल्ड्रन व्हेन वी क्रिएटेड द ट्राइंग टू क्रिएट द आधार नंबर, दोज चिल्ड्रंस फिंगरप्रिंट्स वर फ्लैग्ड एज डुप्लीकेट्स. Why? Because their Aadhaar already existed in the database. Right. So what happens when you enroll, your data is captured first and then it is matched against the entire gallery of 120 crore fingerprints. Through that matching process, it is found whether you are unique or not. Because how have 120 crore Aadhaar numbers been generated? Because these are unique to each individual. Once no matches have been found, Aadhaar number is generated as a unique number. So what happened with these few children कि उनका आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, तो किसके साथ डुप्लीकेट हुआ, उनका डिटेल आ गया, तब उनको उनके पेरेंट के साथ मिलवाया गया. So it happened like that, and there thereafter is a Reunite app, if I may interrupt. people have been reunited. That is basically based on, even let me quote that example of Telangana police. Just couple of weeks before, they used the facial recognition software. Even on the orders of Delhi High Court, even the Delhi police, they run a trial scheme, if I'm not wrong, the pilot project, or they almost found 45 or something children. Yes. So you know, this is all about different kind of technology. This is not only on Aadhaar. If we want to investigate something, we might need different kind of technologies. And let me tell you again, again I will emphasize the same thing. It's ultimately the intention at last. So if I have the data, I have the good intention. Obviously, the technology is going to support me, and it is going going to do something good for the public. So यूनिक आइडेंटिफिकेशन को अगर बच्चे को ट्रेस करने के लिए अगर कोई उसको यूज करेगा, तभी तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना. अगर जिस एंड पे वो मिसिंग है, अगर वहाँ यूज ही नहीं होगा तो मैचिंग नहीं होगा तो डिफिकल्टी आएगी. और हम जो बात कर रहे हैं, जो लॉ क्रिएट किया गया और डेटा प्रोटेक्शन की भी बात कर रहे हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, मुझे सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से याद है एंड आई लाइक्ड इट वेरी मच. 5 जजेस के बेंच ने जो जजमेंट दिया, उन्होंने ओपनिंग कोट दिया जजमेंट से पहले, और मैं उसको यहाँ कोट करना चाहूँगा क्योंकि हम कह रहे हैं कि अभी भी शायद उसमें कुछ चीज़ें उसको ठीक करने की ज़रूरत है. और वो जजमेंट शुरू कैसे हुआ, जजमेंट से पहले ही बेंच लिखता है, इट इज़ बेटर टू बी यूनिक देन द बेस्ट, बिकॉज बीइंग द बेस्ट यू आर नंबर 1, बट बीइंग यूनिक make you the only one. So I think the system which we have adopted, it is the only one and it is performing well. जहाँ तक glitches की बात है, वो with the passage of time settle होंगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, डेवलप हो रही है, और टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चलती है कि कानून के साथ we have to catch up with technology. And on that note, हम यहीं पे ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यू इंडिया संकल्प. स्टे विद अस. गंगा सिर्फ नदी ही नहीं, हमारी पहचान है. तो क्यों ना जीवन को जी भर के जिया जाए, इसके हर एक पहलू को समझा जाए. जानने के लिए देखिए गंगा क्विज, सिर्फ और सिर्फ डीडी नेशनल पर. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं न्यू इंडिया संकल्प. हम चर्चा कर रहे हैं आधार के फायदों पे. सर, आपसे जानना चाहती हूँ, पहले ये माना जाता था कि गांव-गांव में अंगूठा लगता है. अब ये गोइंग बैक टू द अंगूठा छाप डेज, और हाउ डू यू लुक एट इट, कानूनी तौर पे आप इसको कैसे देखते हैं, मैं समझना चाहती हूँ. देखिए, ऐसा चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, इसलिए अमेंडमेंट आते हैं एक्ट्स में. अभी आधार जो है ज़्यादा पुराना एक्ट नहीं है, तो इसमें अभी टीथिंग प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो सकती हैं. और जैसा कि इसने आपने इसका टाइटल देखा, इसका ऑब्जेक्ट देखा, वो ये था कि डायरेक्टली बेनिफिट जो है ट्रांसफ़र करना है. दैट वाज द, लेकिन इसका मिसयूज़ जो है, इसका जो यूज़ हुआ है वो मिसिंग बच्चों के लिए हुआ है, उनको ट्रेस करने के लिए हुआ है. आगे चल के जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि नेशनल सिक्योरिटी के अंदर हो सकता है, क्रिमिनल लॉ के अंदर हो सकता है, क्योंकि यूनिक आइडेंटिटी है, तो इसका तो आगे पर्पज़ होगा ही होगा. और जहाँ तक अंगूठा छाप सवाल है वो बनाने का आपका, वो तो एक तरह से लॉक है, क्योंकि ये डिजिटल है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ करना है.
और इसका जहाँ तक और मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो है फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में जैसा बताया कि भाई पैसा पहुँचता गाँव में, उसकी कॉस्ट आती है, DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। उसके अलावा भी आप देखें यूपी के अंदर इतने सारे मदरसे हैं, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हर मदरसे को 1 करोड़ रुपया साल का ग्रांट देती है, ग्रांट इन एड। अभी पीछे जो है पिछले साल एज पर द एजीज रिपोर्ट उन्होंने कहा भाई सबके हमें आधार नंबर दे दो बच्चों के। ये किसी भी जगह हो सकता है, मतलब ये बताया कि और भी हो सकता है। हाँ, उत्तराखंड में और जगह हुआ है तो पता लगा कि वो गायब भी हो गए, हाँ कि वो आए ही नहीं, डेटा आए नहीं, और उससे जो है करीबन जो है 98 करोड़ रुपए का बचत हुआ सरकार को। तो एक ही एग्जाम्पल है। आगे क्रिमिनल लॉ में सब बताया कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं, या फिंगरप्रिंट है, एक्यूज को कैच किया सकता है फ्यूचर के अंदर। और एक एग्जाम्पल आप देखिए फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में कैसे फ्रॉड होता है बैंक के अंदर। आपने आजकल कलर फोटो स्टेट बना लिए पेपर के, और एक बैंक से लोन ले लिया प्रॉपर्टी पे, दूसरी बैंक से जाके लोन ले लिया, तीसरे शहर में जाके लोन ले लिया, लड़ते रहिए आप, और उसके बाद जो है नॉन बैंक ट्रांसफर उसके लिए आप करते रहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो जो है सब चीजें जो है इस आगे चलकर इसको कर्व किया सकता है, काले धन पे भी काफी अंकुश इसको रोका लगा जा है सकता है। वो तो उन्होंने बताया था कि इनकम टैक्स में जो है पकड़ा गया था काला धन, क्योंकि जो भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होंगी वो वहां पता लगी जाएंगी। जो हमारा 16H फॉर्म था वो उनके लिए है कि जो इनकम टैक्स नहीं देते या जिनकी इनकम जो है टैक्सेबल नहीं है, वो देकर के उसमें जो है जैसे बैंक से FD का इंटरेस्ट आना है वो बेनिफिट ले सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जहां भी है उसके अंदर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन अब तो मैंडेटरी है, तो इसलिए तुरंत पता लग जाएगा किस आदमी ने कहाँ ट्रांजेक्शन किया है। और मैंने पहले बताया था कि जो रूल 9 है वो PMLR के अंदर वैलिड माना है सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर। हाँ बिल्कुल। ऑन दिस नोट Prevention of Money Laundering Act. हाँ बिल्कुल, Money Laundering Act. Zohaib, I'd like to ask you also, would you like to add to what he said as far as Vittiya schemes are concerned or financial transactions are concerned? How can it say benefit in nuclear, in defense, and how do you see the role in LPG? I think a lot of subsidies have been given, large and they have reached the people. And what more is the vision? See, the logic is basically the same. Earlier, LPG bogus connections used to get taken away by people who were non-existent and fake, people who were duplicates, people who are not existing. I mean, I'll give an example which Justice Chandra will be able to relate to because he's been on the tax roster for so many years. Accommodation entry providers are a menace. What happens is, suppose somebody has black money. It's their undisclosed income, they have earned it in cash. What is the way in which they will turn it into white? They give this cash to people who are running accommodation entry business. They'll give this cash to them. They'll say, now you, through a layer of fake companies, you send it back to me either as share capital or as loans. Now, what these accommodation entry providers used to do is they would have hundreds of shell companies layered with dummy directors. Their chai wala, local rickshaw puller, their guard, security home guard, they've been made directors in all these companies, and they used to receive some 5,000, 6,000 as compensation monthly. So now with Aadhaar, what happens is every time a company is instated, a director's identification number, you need Aadhaar. So what it essentially does is that when your PAN is getting linked with Aadhaar, you are ensuring that it is a 1:1 linking. The person who claims to be who he is the one who is filing the returns, and all these intermediary accommodation entry providers will slowly evaporate from the system. So I think in the long run it will have a huge impact on black money. And on economy, yes. And I think we're completely out of time now. I'd like you to take a little time and say 50 seconds each and tell me what your vision statement as to how you want Aadhaar to roll out in the coming years. It's a wonderful thing, we've all agreed. How better we can better it. जैसे मैंने बताया कि क्रिमिनल लॉ के अंदर इसका यूज़ हो सकता है, फ्रॉड बैंक के अंदर है उनका यूज़ हो सकता है, उनको रोका जा सकता है कि एक फैक्ट्री की बिल्डिंग 5-5 बैंकों पर रखी गई है लोन के लिए, मुझे आपके नाम का चेक मिल जाता है कहीं पड़ा हुआ, क्रॉस चेक है, मैं आपके नाम का अकाउंट खोल देता हूँ दूसरे बैंक में और वहाँ से विड्रॉ करके गायब हो जाता हूँ। तो इस तरह के केसेस को प्रिवेंट किया सकता है। इनकम टैक्स ने बताया कि फ्रॉड जो है, एंट्री वाला केस जो है,
अनडिस्क्लोज इनकम का, उसको रोका जा सकता है, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन को रोका जा सकता है। तो इसका चल के आगे मैं समझता हूँ कि फ्यूचर अच्छा है और इससे काफ़ी बेनिफिट होंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या देखना चाहते हैं? आधार एक्ट 2016 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी अपहोल्ड कर चुकी है। अपहोल्ड करने के साथ ये आई थिंक एक ऐसा यूनिक जजमेंट था, जजेस को 1500 पेज का जजमेंट लिखना पड़ा इसके लिए, और उसमें सारे एस्पेक्ट इसके डिस्कस किए गए। जितने आर्ग्यूमेंट आए इसके अगेंस्ट में कि ये राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करता है, सुप्रीम कोर्ट ने उन सब आर्ग्यूमेंट से डील करके इसकी वैलिडिटी को अपहोल्ड किया और उन सबका खंडन किया। उनका खंडन भी किया। और मैं समझता हूँ ये स्कीम जितनी इसके अंदर लागू हो रही हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और इसका स्कोप और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है इस एक्ट को। एक जो कंसर्न अभी भी एक्सप्रेस किया जाता है इन स्पाइट ऑफ दिस कि क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ आगे बढ़ रही है, सिक्योरिटी कंसर्न के बारे में आज भी बात की जाती है। तो उसको लेकर के, सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर के सरकार के अंदर ऑलरेडी डाटा प्रोटेक्शन एक्ट अंडर कंसिडरेशन है, और एक बारी वो आ जाएगा तो जो सिक्योरिटी के प्रावधान ऑलरेडी आधार एक्ट में किए गए हैं उनको और स्ट्रेंथन करने का और बेहतर होगा और बेहतर मिलेगा, और एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है आम आदमी का फॉर यूज ऑफ आधार वो बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल। अजहब आपसे जानना चाहूंगी योर विजन स्टेटमेंट। See, I think there's some independent research already done on the ground with a small sample size on the acceptability of Aadhaar, and I believe that think tank has come up with the rating of almost 80% acceptability amongst people. So I would like over the years to see what is the acceptability and popularity, because when I have spoken to people from the lower sections, I have always found that colloquially put by them that this is very beneficial for us. I don't know what is the brouhaha in courts, why are people making a big deal, this is beneficial for us. So I would like to really see these kind of stories coming out more as to how it's helped the common man. Absolutely. The other thing is unwarranted for. आपसे जानना चाहूंगी, we'll end with you. Again, sir. the same thing. I would say that with due safeguards, there is no. I don't see any harm in using the technology for the betterment of society. Absolutely. If the technology is giving benefit to the people, ultimately it has to be used for the And people. Aadhaar is a unique I think it could be. identification It could be. number It could be. and it is- Technology has to be used. Police can't afford. जब आप फ्यूचर में एयरपोर्ट पर जाएंगे तो हो सकता है कुछ समय बाद जो है आपको सिक्योरिटी चेक से छुटकारा मिल जाए, अपना फिंगरप्रिंट दिखाएं और आंखें दिखाएं और चल दें आगे। That's the next big thing that is coming up. तो फ्यूचर के अंदर इसका नॉट ओनली क्रिमिनल लॉ बट आल्सो अदर प्लेसेस जो है इसका यूज होगा फ्रॉड रोकने में भी, और इसका और फ्यूचर यहीं पे अच्छा है। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। And to all our viewers, I'd like to end by saying, let each of us come forward and make an honest endeavor in this digital drive of India, which will take us seamlessly into a cashless economy. On that note, many thanks for watching. Namaskar.